हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था। बड़ा ही सिंपल मेथड था ये। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो सीखा था। हमने सीखा था कि इक्वेशन जो भी हमें मिलता है उसको इस फॉर्म में लिख लेना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन जो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें लिखना है x, y और 1। सबसे पहले यहां पे अब आएगा b1 b2, उसके बाद आएगा c1 c2, c1 c2, फिर आएगा a1 a2 और लास्ट में b1 b2 फिर से आ जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते थे? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। सेम प्रोसेस, पहले नीचे की तरफ जाएंगे फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहां से इक्वेशन हमारा क्या आ जाता था, x डिवाइड बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1, है ना। यही फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लो। ध्यान देना है, इक्वल टू के पहले आएगा c1, इक्वल टू के बाद सिर्फ और सिर्फ 0 रहेगा। एकदम ध्यान देना है। ये अगर ऐसा नहीं करते हो तो इस तरह के अगर इक्वल टू के बाद कुछ आ रहा है तो उसको पहले ले आना है। पहले ले आने से ये टेक्निक बन जाती है याद करने की। यहां भी वही करना है, इक्वल टू के पहले ले आना है सब कुछ को, इक्वल टू के बाद सिर्फ और सिर्फ 0 रहेगा। फिर इसको सजा देना इस तरह से, x y 1, b से स्टार्ट करना है। x के बाद जो आता है, x के बाद क्या आ रहा है, b1 आ रहा है, उससे स्टार्ट करना है। b1 b2 c1 c2 a1 a2, सर्कल चलता जाएगा। b1 c1 a1 b1 इस तरह से चलता जाएगा। b1 उसके बाद c1 आ रहा है, उसके बाद फिर b1 c1, फिर फर्स्ट में आ जाओ a1, फिर b1 आएगा, है ना। चारों सीक्वेंस में इस तरह से आ गया। दूसरे इक्वेशन का वैसे ही b2 c2 फिर a2 फिर b2। मल्टीप्लाई इस तरह से करना है, पहले नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ, है ना। इस तरह से जब कर दोगे तो x के नीचे आ जाएगा b1 माइनस c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू की साइन है, y के नीचे c1 a2 माइनस c2 a1, 1 के नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। अब जब ये आ जाएगा तो इससे x और y निकालना कितना आसान है। x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1 और y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1। सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है ये। अब तो अब बात आती है किस केस में वन सॉल्यूशन आएगा, किस केस में मेनी सॉल्यूशन आएगा, किस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। हम लोग देख चुके हैं 3 तरह के केसेस बनते हैं। लीनियर इक्वेशन के केस में 3 केस बोलते हैं। वन सॉल्यूशन, केस 1 में था वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन कब आएगा? जब हमारा डिनोमिनेटर जो है यहां पे, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तब तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर ये 0 नहीं होता है, अगर ये 0 नहीं होता है
तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा ना। अगर यह जीरो नहीं है, दोनों एक साथ होगा, या तो दोनों जीरो होंगे या दोनों जीरो नहीं होंगे। कि दोनों का डिनोमिनेटर एक्स और वाई का डिनोमिनेटर देख लो, दोनों सेम है, a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहां से आया है, जब ये सब कुछ यहां से आया है, इसका डिनोमिनेटर एक ही है, तो दोनों में डिनोमिनेटर एक ही आएगा। नीचे वाला जब एक ही है, मतलब कि यदि a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1 हो तो वन सॉल्यूशन आएगा। तो देखो a2 को लेफ्ट में लाएंगे, b2 को राइट में लाएंगे, तो वही कंडीशन आ जाता है, a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। यही कंडीशन थी ना। सिंगल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, या क्या बोलते थे हम लोग, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इक्वेशंस का कंडीशन यही था ना, a1 b2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। अगर यह होगा तो हमारा सिंगल सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर ये इक्वल टू जीरो हो जाता है, बाय चांस ये इक्वल टू जीरो हो जाता है, दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, a2 b1, बाई चांस ऐसा हो जाता है, तो मतलब क्या होगा कि हमारा यहां पे जीरो हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ये जीरो हो गया है। यह जीरो हो गया तो मतलब ये प्रोसेस हमारा काम नहीं आएगा, इस मेथड से सॉल्यूशन आ ही नहीं सकते हैं, इस मेथड से कोई काम नहीं बनेगी, कोई काम नहीं बनेगा। तो इस केस में हमें बाकी दूसरा जो वैल्यू है c1 c2 उसको भी चेक करना होगा। यदि ऐसा हो ही जाता है a1 a2 इज इक्वल टू b1 a2 b1, तो हमारा इस मेथड से काम नहीं बनेगा। ये जो हमने जो भी किया है ना, x1 y1, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो इससे यह बात नहीं बनेगी। तब इस हालत में क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू k मान लेते हैं। ठीक है, यदि इसको k मान लिया तब उसके बाद क्या होगा, a1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, a2 इंटू के, और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 की वैल्यू होगी, b1 की वैल्यू होगी b2 इंटू के। अब ओरिजिनल इक्वेशन को याद करो, क्या थे हमारे इक्वेशन, हमारे इक्वेशन थे a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, है ना। a1 की वैल्यू क्या आई है, हमने a2 इंटू के लिखी है, ये हो गया a2 इंटू के इंटू एक्स प्लस b2 इंटू के इंटू वाई प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से c1 की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, क्या आएगा, माइनस a2 इंटू के इंटू एक्स माइनस प्लस b2 इंटू के इंटू वाई, ऐसे माइनस के निकाल दो बाहर, a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन जो था हमारा वो क्या था, a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये देखो यहां पे a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई, इसकी वैल्यू है ना, क्या है इसकी वैल्यू, ये जो है a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई, पहले इक्वेशन में अगर देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, c1 डिवाइड बाई के नेगेटिव प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये कब ट्रू होगा, ये तभी सही होगा जब c1 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू c2 हो
या इसका मतलब यह है C1 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू K हो। ठीक है, C1 बाई C2 इज इक्वल टू K हो गया। जब भी C1 बाई C2 इज इक्वल टू K होगा तब इस दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। देखो वापस आ जाओ अब यहां पे, ये जो फॉर्मूला था हमारा, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन वहीं आ गया। वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हमें वहीं मिल गया जो पहले से था, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या मिला, जो पहले से ही जान रहे हैं हम लोग, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू, B2 की जगह C2 क्यों आ रहा है, B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। अगर ऐसा होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, है ना। और यदि ऐसा नहीं हो, बाय चांस अगर ऐसा नहीं हो, तो क्या होगा, हमारा ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, मतलब हो जाएगा नो सॉल्यूशन। सारे कंडीशन सेम आ रहे हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया सब कुछ। जो कंडीशंस पहले से हम लोग जान रहे हैं वही कंडीशन यहां से भी निकल करके आते हैं। चलो क्वेश्चंस बनाते हैं फिर कुछ और। क्वेश्चन 15, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैश यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन कहाँ है, रुको इक्वेशन लाता हूं खोज के। ये दो इक्वेशंस हैं। कंडीशन हमने पहले देख रखी थी, क्या कंडीशंस थी, A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। A1 की वैल्यू क्या है 4, B1 की A2 की वैल्यू क्या है 2, नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू है P, B2 की वैल्यू है 2। 2 और 2 कैंसिल कर दो, मतलब जब भी P इज नॉट इक्वल टू 4, जब भी ऐसा होगा जब भी ऐसा होगा P इज नॉट इक्वल टू 4, तो हमारा सिंगल सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, निकाल के देख ले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। हमारा कंडीशन आया है P इज नॉट इक्वल टू 4। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी। क्या करते थे हम लोग, x y 1, पहला B1 फिर B2, C1 C2 A1 A2 B1 B2, ऐसे लिख लेना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसीलिए इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, x डिवाइड बाय B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1। डाल दो वैल्यूज, x के नीचे क्या आएगा, B2 है 4, C2 की वैल्यू है 2p माइनस 8 2 या 16, है ना, इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा y के नीचे 8 इंटू 2 16 माइनस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 1 के नीचे क्या आएगा A1B2, A1B2 की वैल्यू होगी 8 माइनस 8 2B1, A2 की B1 की वैल्यू होगी 2p। ठीक है, अब देख लो, जब भी ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो हमारा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा पूरा। मतलब 8 इज नॉट इक्वल टू 2p होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, p इज नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, है ना।
अगर p की वैल्यू 4 हो गई तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसके अलावा p की कुछ भी वैल्यू हो बात बन जाएगी। यही आया था हमारा इधर भी कंडीशन, p इज नॉट इक्वल टू 4, यहां भी वही था, यहां पे हमने पहले कैलकुलेट किया था। मेथड चाहे कोई भी हो, सॉल्यूशन तो वही आना है। एक एग्जांपल और देखते हैं। टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है लेकिन इक्वेशन यहां भी गायब है। कंप्यूटर जी इक्वेशन को ला दिया जाए प्लीज। हाँ, इक्वेशन आ गए हमारे। क्या है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या था कंडीशन? याद करो, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। यही कंडीशन होता था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। तो डाल दो, a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है k इज इक्वल टू c1 की वैल्यू है माइनस k माइनस 3, c2 की वैल्यू है माइनस k। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है अब हमें। देखो अब एक एक करके सॉल्व कर दो, एक बार इन दोनों को मिला के सॉल्व कर दो। जो k की वैल्यू आएगी उससे ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर सेटिस्फाई हो गया तो बात बन जाएगा। मतलब कि k डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई k। इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, क्या आती है इससे k की वैल्यू, फिर उससे इस पार्ट को चेक करेंगे कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या आ रहा है यहाँ से? k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, मतलब k की वैल्यू +6 हो या -6 हो, दोनों में से कुछ भी आएगा, बात बन जाएगा। k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, है ना। ये यहां में -6 रखो तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो दिक्कत हो रही है, तो ये देखो k की वैल्यू -6 रखेंगे तो -6 बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई -6 इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा दोनों तरफ, और +6 पे तो सॉल्व हो ही रहा है। तो k की वैल्यू +6 हो या -6 हो, हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब दूसरे कंडीशन को देखो, 3 डिवाइड बाई k इज इक्वल टू k माइनस 3 डिवाइड बाई k। यहां से क्या आ रहा है? 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, मतलब k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k, यानी कि k इज इक्वल टू 6। सिर्फ k इज इक्वल टू 6 में ये कंडीशन ट्रू हो रहा है ना। तो k इज इक्वल टू 6 वैल्यू हमें लेनी है। -6 लेंगे तो एक पार्ट सही होगा, एक पार्ट सही नहीं होगा, मतलब यहां पे नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर k इज इक्वल टू मान लो मैंने -6 ले लिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास? -6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई -6 इज इक्वल टू -6 माइनस 3 डिवाइड बाई -6। ये क्या आएगा? -1/2 इज इक्वल टू 1/2 -1/2 इज इक्वल टू -9 बाई -6। ये 3/2 आ गया, मतलब नॉट इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं आएगा। सिर्फ k की वैल्यू अगर 6 लेते हैं हम लोग तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, हमें रेशियो तीनों सही मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इक्वेशन में डाल के देखना है, देख लो। मिटा दूं इन सबको, मैं मिटा देता हूं। k की वैल्यू हमें +6 डाल के चेक करना है। k की वैल्यू 6 डालेंगे तो क्या आएगा? 6x प्लस 3y माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 6 माइनस 3 को 3 लिख देता हूं मैं अब, -3 इज इक्वल टू 0। और यहां पे क्या आएगा? 12x प्लस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 आ रहा है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। वहीं अगर -6 लेते तो क्या हो जाता? गलत आंसर आता। क्या आता चेक कर लो।
तब उस केस में आ जाता हमारे पास, इधर लिखता हूं मैं, -6x + 3y -6 -3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मिलके होता -9 और ये +9 हो जाता, यहां पे आ जाता +9 और यहां आता 12x -6y +9 +6 माइनस ऑफ -6 इज इक्वल टू 0, मतलब यह +6 हो जाता, यहां पे आ जाता +6। तो देखो 6 इंटू 2 12, नेगेटिव साइन एक है, 3 इंटू 2 6, नेगेटिव साइन है, लेकिन यहाँ पे 1/2 का रेशियो नहीं आ रहा है, -1/2 का, इधर -1/2 आया था, इज इक्वल टू -1/2 आया था, इज नॉट इक्वल टू 3/2 हो गया। मतलब अगर यहाँ पे हमने गलती से भी -6 वैल्यू रखने की कोशिश की तो नहीं होगा, +6 रखने से काम बनेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में 3.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।